एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर भी हम कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। ये क्या है, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे थे, जिसमें हमने बाकी ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उन सब की बात कर ली थी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें बाकी है। तो हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लियर करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास किसके थ्रू होता है। देखो, ह्यूमन में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। तो हमारे पास लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फॉर ह्यूमन। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो थॉरेक्स वाला पोर्शन होता है, हमारा चेस्ट वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे लंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। एक तो हमारे पास क्या आती हैं, नॉस्ट्रल्स आती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ सकता है, फेरिंग्स आता है उसके अंदर। फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रैकियाज आते हैं, ट्रैकिया आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, ब्रोंकियाई आ गई। फिर आते हैं हमारे पास ब्रोंक्योल्स आते हैं, ब्रोंक्योल्स। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आते हैं, ये सारे के सारे कहाँ, एल्वियोलाई के पास सारी एयर को छोड़ देते हैं। यानी हमारे पास एल्वियोलाई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एयर जो होती है वो एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, यानी हम अगर बात करें, अगर हम पल्मनरी रेस्पिरेशन, यानी कहीं पे भी आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि पल्मनरी रेस्पिरेशन किस में होती है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए या फिर ऑप्शन दे दिए जाए कि एनिमल्स में होती है, इंसेक्ट्स में होती है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया, तो उनमें से आपको कैसे पता कि पल्मनरी रेस्पिरेशन किस में होती है। जिसमें भी अगर लंग्स जो है वो मेन रोल निभा रहा है, यानी मेन स्ट्रक्चर है रेस्पिरेशन का, तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। मेन स्ट्रक्चर कौन सा है, लंग्स है, तो पल्मनरी रेस्पिरेशन हो रहा है उस ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अब देखिए हम एक बार ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम ऐसा बनाते हैं इसको, ये हमारे पास नोज़ आ जाएगा, ये माउथ वाला हिस्सा है, ये चिन है, और ये हमारा हेड है, और ये हमारी बाकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही वियर्ड बॉडी बनी है, तो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। ये सारा आ जाएगा, तो थोड़ी गर्दन भी चाहिए इंसान को। तो ये हमारे पास ये बॉडी बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है इस वाले एरिया से, ये कौन सा है हमारे पास, नेजल कैविटी है, सॉरी ये वाली नेजल कैविटी है। और हमारे पास क्या है, नीचे वाले से हमारे पास माउथ जो होगा वो भी कनेक्टेड होता है, ये पोर्शन से हमारे पास कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ट्रैकिया वाला पोर्शन आ जाएगा। ये हमारे पास फिर उसमें ब्रांचिंग हो जाएंगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लंग्स वाला हिस्सा आ जाएगा। मेन चीज़ तो हमारी लंग्स हैं। देखो, अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पहला वाला पोर्शन, यानी यहाँ हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नेजल कैविटी से हो रही है। तो ये हमारे पास जो नाक वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। लेकिन स्टार्टिंग ऐसा नहीं है नेजल कैविटी से हो रही है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या होती हैं, यानी हमारे जो बाहर से नाक के जो आपको छेद दिख रहे हैं ना बाहर से, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रिल क्या होते हैं, नाक के जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, यानी यहाँ से हमारे पास एयर क्या है, अंदर जाएगी। अब एक्सटर्नल से हमारे पास क्या आएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर आएगा, यानी अब अंदर की साइड पे हमारे पास सांस जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहाँ, नेजल कैविटी के अंदर आ जाएगी। अब नेजल कैविटी से ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, माउथ है। माउथ के बाद मतलब हमें माउथ की ज़रूरत नहीं है इसमें बताने के लिए, मेन चीज़ हमारे पास क्या आती है, फेरिंग्स आती है। ये हमारे पास क्या है, फेरिंग्स हैं, यहाँ पे फेरिंग्स है। और यहीं पे हमारे पास क्या होता है, ईपीग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ईपीग्लॉटिस कौन सा होता है, ईपीग्लॉटिस, ये क्या है, फूड पाइप है। यानी हमारे पास जो ये बीच वाली जो ये पाइप आपको नज़र आ रही है, ये पाइप क्या है, इस पाइप के अंदर हमारे पास दोनों होते हैं। ये एक हमारे पास विंड पाइप कहलाती है, ये हमारे पास क्या है, विंड पाइप कहलाएगी। एक हमें क्या कहलाएगी, फूड पाइप कहलाएगी। ठीक है, फूड पाइप कहलाती है। बीच में हमारे पास क्या होता है, ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या है, ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेल्प क्या करता है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खा लो, आपकी
खाने को वो क्या है इसमें नहीं आने देगा, लंग्स वाले हिस्से में यानी विंड पाइप में नहीं आने देगा, वो वहाँ से प्रोसेस को रोक देगा। अगर आप सांस ले रहे हो तो अभी क्या करेगा, ये इस वाले प्रोसेस के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आप सांस ले सकते हो, लेकिन अब गैस एक्सचेंज जब हो रही होगी तब आप खाना नहीं खा सकते, यानी गटक नहीं सकते कोई भी चीज़। तो वो चीज़ को बीच में हमारे पास ये जो फ्लैप ग्लॉटिस होता है ये इसमें हेल्प करता है। अब देखो, अगर बाई चांस कई बार क्या होता है कि आप बोलते बोलते खा रहे होते हैं तो एकदम से क्या होता है, खांसी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्यों गलती से हमारा कोई फूड पार्टिकल जो होता है वो विंड पाइप में चला जाता है, और खांसी क्या करती है, वो प्रेशर देती है, हवा का प्रॉपर प्रेशर देती है कि जो पार्टिकल हमारे विंड पाइप में आ गया वो क्या है, बाहर निकल जाए, इसीलिए हमें खांसी आती है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक मैकेनिज्म था जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, फेरिंग्स के बाद हमारे पास उसके नीचे जस्ट नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैरिंग्स वाला पोर्शन, यानी जहाँ से हमारी आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है। ठीक है, इसी पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ट्रैकिया बोल देंगे। यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो गया हमारा रेस्पिरेटरी। ठीक है, यानी ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया। देखो, लैरिंग्स का भी मेन काम आपको पता होना चाहिए, यानी ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने की वजह से ही हमारे पास क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो मैं बोल पा रही हूँ किसकी वजह से, क्योंकि मेरा जो लैरिंग्स है वो क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, उसी वजह से साउंड हो रही है, और मेरी जो जीभ है वो उसको डायरेक्शन दे रही है, उस वाइब्रेशन को डायरेक्शन दे रही है, जिसकी वजह से आपके जो कानों के पास जो वाइब्रेशन हो रही है, स्पीकर से जो निकल के वो आवाज़ आ रही है, वो सुन पा रहे हैं, या फिर जो माइंड है वो उसको जज कर पा रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। तो मेन चीज़ क्या है, लैरिंग्स इसमें काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। फिर हमारे पास सांस हमारे पास कहाँ गया, ट्रैकिया वाले पोर्शन के अंदर गया। तो जब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमारे पास क्या है, फेरिंग्स के अंदर गया। फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या है, ग्लॉटिस को क्रॉस करते हुए ये कहाँ निकल गया, ट्रैकिया के अंदर निकल गया। ठीक है, यानी ये हमारे पास यहाँ पे ग्लॉटिस आ गया, जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ बात कर रही थी। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लॉटिस है। अब देखो, ट्रैकिया को ही हम क्या कहते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ये हमारे पास जैसे ही ग्लॉटिस को कवर किया, आगे चली गई सांस, तो मतलब वो कहाँ चला गया, विंड पाइप के अंदर चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, यानी ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, रिंग है कार्टिलेज की। यहाँ पे कोई बोन नहीं होती, कार्टिलेज की ही रिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, लंग्स के पास जाने से पहले हमारे पास क्या है, साइड में आपको यहाँ पे दिखेंगी रिब्स, ये वाले हिस्से में आपको क्या दिखेंगी, रिब्स दिखेंगी। तो रिब्स ऐसे ऐसे आ रही होंगी। तो ये ऐसे दिखाने की बजाय हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, थोड़ा सा क्लीन बनाने के चक्कर में, जिससे हमारे पास बाकी चीज़ें भी आराम से बन जाए। तो कैसे बनाई जाती हैं, ऐसी बनाई जाती हैं कि ये रिब्स जो बोन्स बननी थी, ये बोन का वो हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बोन ऐसे आगे की साइड यूँ आनी थी, इधर से भी यूँ आनी थी, तो ये रिब वाला हिस्सा है। तो ये हमारे पास कौन सी वाली कैविटी आ गई, थॉरेक्स कैविटी आ गई, क्योंकि हमारे पास चेस्ट वाला हिस्सा है, तो थॉरेक्स के अंदर पहुंचेगा। अब थॉरेक्स में जाने के बाद हमारे पास दो हिस्सों में बट जाता है ये, एक राइट हिस्सा और एक लेफ्ट हिस्सा। किसका, ब्रोंकियाई का। तो ये ब्रोंकियाई का एक राइट होगा, एक हमारे पास ब्रोंकियाई का क्या होगा, लेफ्ट हिस्सा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले हिस्से जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ब्रोंकियाई हैं, ब्रोंकियाई हैं, जो कि एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंकियाई के बाद दोनों के अंदर होगा, राइट में राइट साइड से, लेफ्ट में लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब ये क्या इसमें जाएंगे, ब्रोंकियोल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, ब्रोंकियोल्स कौन से होते हैं, इसके अंदर वाला पोर्शन, यानी इसके अंदर क्या होगा, आपको ना एक ऐसा नेटवर्क सा दिखेगा, ऐसा नेटवर्क सा दिखता है। ठीक है, ये जो नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, ये वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये वाले हिस्सा जो है वो क्या है, हमारे पास ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब देखो उसके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद ये यहाँ पे भी लेफ्ट में भी यही चीज़ होगी और राइट में भी यही चीज़ होगी, दोनों के अंदर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास किस में जाएंगी, एल्वुलाइज के अंदर। अब एल्वुलाइज क्या होता है, देखो मेन इंपॉर्टेंट काम तो हमारा एल्वुलाई का ही होता है, यहाँ तक तो बाकी ने पैसेज सिर्फ भेजा है। एल्वुलाई क्या है, ये जो लास्ट वाला आपको बैलून काइंड स्ट्रक्चर जो दिखता है लंग्स के अंदर, तो ये बैलून काइंड स्ट्रक्चर ही हमारे पास क्या होती हैं, एल्वुलाइज होती हैं, एल्वुलाइज। अगर अकेले की बात करें एल्वुलस बोलते हैं, एल्वुलाई क्या है, मतलब बहुत सारी एल्वुलस प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा हिस्सा होता है। साथ में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर और होती है, जो कि होती है हमारे पास डायफ्राम।
तो ये वाला हिस्सा डायफ्राम के बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो डायफ्राम भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हवा का अंदर और बाहर करना जो प्रोसेस होता है प्रॉपरली इनटेक और बाहर छोड़ने के लिए भी है, तो उसके लिए हमारे पास डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी हमारे पास आएगा। साथ में अगर एग्जाम के अंदर ये चीज़ पूछी जाए कि हमारी जो लंग्स होती हैं उसकी लाइनिंग को क्या कहते हैं, लंग्स की जो बाहर वाली लाइनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, प्लूरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लूरा। ठीक है, तो ये कई बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो नॉर्मली दिमाग नहीं जाता, लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अब देखो हमारे पास जो एल्वेलाई होती है, यही वाला तो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे पास मेन जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो टेक प्लेस करता है। तो गैसियस एक्सचेंज जहाँ पे हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ये तो हमारे पास देखो एल्वेलाई की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास नॉर्मली ऐसा हमारे पास ये क्या है, ब्रोंकियोल्स हैं, और ये हमारे पास आगे जाके क्या होंगी, एल्वेलाइज होंगी। तो ये ऐसे बैलून काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट रहता है। अब इस बैलून टाइप स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, हवा भरी हुई होती है, इन्हीं के अंदर हमारे पास हवा होती है। यहाँ पे इसके आसपास हमारे पास क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ऐसे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इनके अराउंड प्रेजेंट रहती हैं, और यही ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, एक्सचेंज करवा पाती हैं जो गैस का एक्सचेंज, यानी ब्लड से हमें कौन सी एक्सचेंज करनी है और यहाँ से हमारे पास वापस ब्लड में कौन सी जानी है, वो यही वाला कर पाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज को हम अभी एक बार थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम बस इतना मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स वगैरह की प्रेजेंस में, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं। ब्लड वेसल से कुछ गैस होगी जो वहाँ से ले लेंगे और कहाँ पे, एल्वेलाई के अंदर आ जाएगी, और एल्वेलाई से कुछ गैस होगी जिसको हम वापस ब्लड में ले लेंगे। उस मैकेनिज्म को हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे। उससे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीथिंग का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों चीज़ सेम होगी, नहीं। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन होना न्यूट्रिएंट का, और ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेल करना एयर को या फिर एक्सहेल करना यानी बाहर छोड़ना। दोनों के अंदर प्रोसेस में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर जो मस्क्यूलर मूवमेंट होती है उसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, कुछ मस्क्यूलर मूवमेंट की वजह से। कौन सी मस्क्यूलर मूवमेंट, जैसे हमारे पास जो रिब्स के बीच में हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सी रिब्स के बीच में कौन सी होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। ये वाली जो मसल्स होती हैं, ठीक है, ये वाली प्रेजेंट होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक हमारे पास एक्सटर्नल होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं जिसको, एक हमारे पास क्या होती है, इंटरनल होती हैं, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये दोनों का काम क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास जो थोरैकिक कैविटी होती है, यानी जो थोरैक्स वाला पोर्शन है, वहाँ पे कैसे हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकें, दोनों में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी जो कैविटी है, और कैविटी भी कौन सी वाली कैविटी की बात कर रहे हैं हम, थोरैकिक कैविटी। ये कौन सी होती है, जो हमारे पास जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। तो ये वाली जो कैविटी है वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, कौन इसको मतलब कंट्रोल में रखता है, तो वो कौन से होते हैं, हमारे मसल्स कंट्रोल में रखते हैं, जो कि हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, रिब्स के पास प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास रिब केज है, ये बीच वाली है हमारे पास, और ये हमारे पास जो रिब्स हैं इनके बीच में यहाँ पे मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती है, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। यही मसल्स क्या करती हैं कि कितना, अगर ये प्रेशर नीचे की साइड, जैसे आप सांस लेते हो तो आपको क्या है, जब आपने सांस अंदर लिया है तो आपकी ये जो चेस्ट कैविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब सांस आपको छोड़ना है तो चेस्ट कैविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ऐसे जा रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एक तो मसल्स की वजह से, दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, डायफ्राम का होता है। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो इसका। ये क्या है, पूरी जो एंटायर कैविटी है उसके फ्लोर के ऊपर यानी नीचे वाले हिस्से के ऊपर, जब भी हमारे पास ये, अगर हम ये गर्दन मान रहे हैं, ये बॉडी है, ये हाथ है, ये शोल्डर हो गया, ये हमारे पास क्या है, बैक वाला पोर्शन, फ्रंट वाला पोर्शन आ गया, और ये हमारे पास क्या है, पैर बन गए। तो अगर जो हमारा डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, एक सेप्टम होता है जो सेपरेट करता है कौन सा, एब्डोमेन पोर्शन और थोरैकिक कैविटी।
देखो ये हमारे पास क्या है, थोरैकिक कैविटी होती है, इसको हम थोरैकिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल, ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है, जो सेप्टा, उसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, ये डायाफ्राम होता है। ये क्या काम करता है, एरिया को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। जैसे अगर हमारे पास क्या है, इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन क्या मतलब है, एयर को अंदर लेना है, तो हमारे पास देखो एक वही प्रोसेस चलता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो जितना वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है, जो प्रेशर होगा गैस का उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। देखो अगर हमारे पास ये एरिया है, मान लो ये हमारे पास चेस्ट वाला एरिया है हमारा, ठीक है, और ये हमारे पास नीचे वाले हिस्से में यहाँ हम बना लेते हैं अपना डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम अगर नीचे की साइड, इस साइड पे हो जाता, नीचे हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, एरिया हमारा क्या है, बढ़ गया, तो जो जितनी भी गैस होगी वो क्या है, ज़्यादा एरिया के हिसाब से हमारे पास क्या है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है, जो कैविटी थी उसकी वॉल्यूम क्या है, बढ़ गई, कैविटी की वॉल्यूम क्या है, बढ़ गई, लेकिन हमारे इसके अंदर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर हमारे पास यहाँ पे एयर का प्रेशर नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम था, जो कैपेसिटी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कैविटी थी, उसका एरिया जो है वो हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बाहर से जितनी भी एयर होगी वो कहाँ, अंदर आ जाएगी, क्योंकि हायर प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर हाई है तो वहाँ से ये क्या है, लो प्रेशर वाले में जाएगी, लंग्स के अंदर फिल हो जाएगी, ये लंग्स वाला हिस्सा था तो लंग्स में फिल हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, इनहेल करना, अंदर हवा का अंदर जाना, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर इसके अंदर हम क्या कर दें, यही हमारे पास कैविटी थी यूं की यूं, लेकिन हमने क्या किया, डायफ्राम जो है वो ऊपर हो गया, तो अब देखो इसकी स्पेस और इसकी स्पेस में बहुत डिफरेंस है, यानी अब हमारे पास क्या है, कम स्पेस में उतनी ही एयर प्रेजेंट है, और कम स्पेस में प्रेजेंट है, यानी अब हमारे पास क्या है, प्रेशर इसका यहाँ पे इंक्रीज कर दिया हमने, कैविटी जो थी, जितना एरिया वॉल्यूम कैविटी का था वो क्या है, डिक्रीज हो गया, तो अब हमारे पास क्या है, हायर टू लो, तो हाई हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, तो लो हमारे पास कहाँ है, बाहर, तो अब हवा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्सहेल करना, ठीक है, बाहर हवा का छोड़ना, तो इसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस एक्सचेंज कैसे होता है, गैस एक्सचेंज इन एल्वुलाइज। अब एल्वुलाइज वाले पोर्शन में हमारे पास हवा तो पहुंच गई है, तो हवा सिर्फ पहुंचाने का काम थोड़ी ना था, हमें क्या करना है, उसका गैस का एक्सचेंज करवाना है। ये आप मान लो ये हमारे पास क्या है, एल्वुलाई है, और ये आप मान लो ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जब भी लंग्स के अंदर अगर कोई भी ब्लड जा रहा है तो लंग्स के अंदर कौन सा जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लंग्स के पास जा ही क्यों रहा है, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर ज़्यादा आ जाए, जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए, इसीलिए तो लंग्स के अंदर जा रहा है वो। तो लंग्स वाले एरिया में, यानी ये वाले हमारे पास क्या है, एल्वुलाई वाला हिस्सा बता रही हूँ मैं, एक एल्वुलाई हमने इसको काउंट किया है, ये है एल्वुलाई, ठीक है। अब देखो इस एल्वुलाई में बाहर से हवा आई है, बाहर से एटमॉस्फेयर से जो पूरा प्रोसेस दिया था, यानी हमारे पास क्या, नॉस्ट्रल से फेरिंग्स गया, फेरिंग्स से ट्रैकिया गया, ट्रैकिया से थोरैक्स गया, थोरैक्स से ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंकियोल, और फिर एल्वुलाई, यहाँ पे हमारे पास पहुँच गया, ये हमारे पास एयर आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब इस एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या है, बहुत कम है, क्यों, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन थी वो बॉडी के जो सेल्स थे उन्होंने यूज़ कर ली। अब हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा है, यानी इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है, CO2 हमारे पास CO2 ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी सेल ने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी की है सब ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर दे दिया, और ब्लड इसीलिए यहाँ पे आया है लंग्स के पास, जिससे वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड हो सके। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो इस वाले एरिया में आप क्या कह रहे हो, हायर कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर क्या है, ऑक्सीजन जो है वो लो है, इधर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लो है। अब देखो फिर वही वाला प्रोसेस, हायर टू लो, तो हाई से हमारे पास कहाँ जाएगी, लो के अंदर जाएगी। हाई क्या है, यहाँ पे क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी, एल्वियोलाइज में चली जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ऑक्सीजन हमारे पास किस में आ गई, ब्लड के अंदर आ गई, यानी ब्लड वेसल्स थी तो यहाँ पे ब्लड के अंदर आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो वापस एल्वियोलाई में आ गई। अब फिर हमने क्या किया, एक्सहेल कर दिया, यानी हवा को बाहर छोड़ दिया। अब बाहर छोड़ने से हमारे पास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर भर दी थी हमने, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे ही हमने सांस छोड़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती नहीं, होती है कम क्वांटिटी होती है, ठीक है। कंपेरेटिवली हमारे पास क्या होती है, कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अमाउंट उसकी ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने एक्सचेंज कर दिया। तो ये नॉर्मली एक्सचेंज होता है हमारे पास एल्वियोलाइज के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे ही गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है हमारे पास, टिश्यूज़ के अंदर, एक्सचेंज इन टिश्यूज़। तो टिश्यू होगा, कोई सेल होगा, सेम ऐसा ही होगा, यानी लंग्स से वो वापस क्या गया, देखो हमारे पास ब्लड कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे पास एक तो ये हार्ट है, मान लो ये हार्ट है, हार्ट के अंदर हमारे पास ये हमारे पास क्या है, बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक सिर्फ हिंट के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास बॉडी से ब्लड क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या हुआ, हार्ट के अंदर आया, हार्ट ने क्या किया, ऑरिकल से हमारे पास वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से वो किस में चला गया, लंग्स में, लंग्स से प्योरीफाई होके आया, यानी अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑक्सीजन कहाँ पे गई, वेंट्रिकल में गई, और वेंट्रिकल ने फिर से पंप किया और कहाँ पे चला गया, बॉडी के अंदर चला गया। तो अब देखो हमारे पास कौन सा बॉडी के अंदर कौन सा जा रहा है, जो टिश्यूज़ के अंदर जा रहा है वो कौन सा जा रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन रिच। ये वाला कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच था, ये ऑक्सीजन रिच है। तो अब हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, अब हमारे पास ऑक्सीजन भरमार है। और हमारा जो सेल होगा ये हमारे पास क्या है, एक हमारे बॉडी का कोई भी सेल है। अब इसके अंदर इसने तो भैया अपनी एक्टिविटी की है ना, तो उस एक्टिविटी की वजह से इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर भर ली। और ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन ही तो लेके चलता है अपने साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो भरमार है अभी, क्यों, क्योंकि ये लंग्स से आया है खून, और लंग्स जो होती है उसने ऑक्सीजन दे दी ब्लड में खूब सारी। अब देखो हमारे पास हायर टू लोअर, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट चलना है। हाई यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो रखी है, यानी लो है, ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चली जाएगी हायर टू लो, और सेम ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा थी तो वो कहाँ पे, ब्लड में आ जाएगी। अब दोबारा से जैसे ही ब्लड बॉडी से हमारे पास वो चीज़ निकलेगी तो अब ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बॉडी ने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी की सारी उसके अंदर दे दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था, ठीक है। रेस्पिरेटरी, हम सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, और ह्यूमन बींग्स का प्रॉपर प्रोसेस हम देख चुके हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।